हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स एजुकेशन। आई एम मीनाक्षी पाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की जो क्लास है वो है हमारी मैथ की पेडागोजी की क्लास। इससे पहले आपकी मैथ पेडागोजी की क्लास मैंने बहुत सारी करा दी है। अगर वो क्लासेस नहीं देखी हो तो वो क्लासेस भी आप जाकर देख सकते हो। मैथ के अलावा मैं आपकी सी टेट के पांचों सब्जेक्ट, जितने भी आपके सब्जेक्ट आ रहे हैं सी टेट में, सबकी पेडागोजी करा रही हूँ। तो आपको क्या करना है, सारी क्लासेस को देख लेना है। क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फिर बिना देरी किए हुए क्या करते हैं, हम अपनी क्लास को आज स्टार्ट कर देते हैं। देख लेते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर चारों ऑप्शन पे पहुंचेंगे, फिर देन आंसर देंगे। क्योंकि सी टेट के एग्जाम में आपको 1 मिनट दिया जाता है एक क्वेश्चन को करने के लिए। तो पढ़ लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यदि एक बच्चा गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि एक बच्चा है, यानी कि मान सकते हैं आपकी कक्षा में आपने पढ़ाया किसी बच्चे को और वो कई बार क्या होता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। अनुत्तीर्ण का मतलब होता है कि वो फेल हो जाता है। ठीक है, तो ये जानने के लिए कि गणित किस विशेष शाखा में वह कमजोर है, तो ये जानने के लिए कि जो मैथ सब्जेक्ट है उसका, गणित विषय है, उसमें शाखा किस किस विशेष शाखा, विशेष शाखा का मतलब ये है, देखो मैथ में आपके बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं, भाग भी हो सकता है, गुणा भी हो सकता है ना, जोड़ना घटाना भी हो सकता है। वो किस टॉपिक में कमजोर है, निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग में लेंगे। यानी कि आपको पता करना है कि जो वो बच्चा फेल हुआ है तो वो मैथ में तो फेल हुआ है, ये बात तो आपको पता है, लेकिन वो किस टॉपिक के बेस पर फेल हुआ है, तो आप कौन सी विधि उपयोग करेंगे उसकी, इस बात को जानने के लिए। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं अपने ऑप्शन को। मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया है कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। देखो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में लिखा है लिखित कार्य, यानी कि वो लिखने में गलतियां करता है, इस वजह से वो फेल हो गया, यानी कि वो मैथ लिखना नहीं जानता, इसलिए वो फेल हो गया। फिर बी है मौखिक कार्य। मौखिक कार्य में वो फेल हो गया है। मौखिक कार्य से आप उसको सुनकर पता करोगे इस विधि के द्वारा, या फिर लिखित कार्य के द्वारा आप उसे पता करोगे कि वो इस वजह से फेल हुआ है। फिर या फिर सी है निदानात्मक। निदानात्मक का मतलब ये होता है, आप पहले बच्चे के जानोगे, यानी कि बिल्कुल पहचान करोगे उसने किस टॉपिक में क्या गलती करी है, तो उसे कहते हैं हम निदानात्मक। और डी आपका उपचारात्मक कार्य। उपचारात्मक आपका कार्य होता है निदान के बाद में। पहले आप जानोगे कि बच्चे किस चीज में वीक है, कमजोर है, तब जाकर के आप उसका उपचार करोगे। जैसे कि हम मेडिकल पे जब, सॉरी, डॉक्टर के पास जाते तो पहले डॉक्टर यही तो जानता है कि बच्चे को बीमारी क्या है, तभी तो उसका उपचार करता है। ये पहले डायरेक्ट उपचार कर दोगे, तो क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। आपको चारों ऑप्शन दिए गए थे और पूछा ये गया था कि एक बच्चा बार बार फेल हो रहा है, तो आपको उसके जानने के लिए कौन सी विधि लगानी होगी, लिखित कार्य विधि, मौखिक कार्य विधि, निदानात्मक विधि या उपचारात्मक विधि। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी, निदानात्मक। निदानात्मक विधि का मतलब ये होता है कि आप पहले, सबसे पहले उसे गणित फिर से शुरू से देखेंगे कि उसने, जब आप कॉपी चेक करोगे कि उसे कौन सा टॉपिक आता है ये नहीं आता है, पहले आप पता करोगे, अच्छे से देखोगे, एनालिसिस करोगे, देन फिर आता है आपका उपचार। फिर आप उस काम की, उस पर उपचार करोगे उस बच्चे का, उसकी गलतियों पर। ठीक है, तो आपको कौन सी विधि लगानी होगी, निदानात्मक विधि। निदानात्मक विधि नहीं होती एक तरीके से, हम विधि कह सकते हैं इसके रिकॉर्डिंग। निदानात्मक एक कार्य है जिसमें क्या होता है, हम बच्चे की पहचान कर पाते हैं, उसकी समस्या को पहचान पाते हैं कि बच्चे में क्या कमी है और वो कहाँ पे गलती कर रहा है। ठीक है, अब बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राइट आंसर हमारा इसमें सी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड। सेकंड में देख लेते हैं हमसे क्या पूछा गया है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेंगे आराम से, फिर देख पहुंचते हैं इसके आंसर तक। सेकंड है, छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। यानी कि छोटी कक्षाओं में गणित विषय में, छोटी कक्षा जो होती है 1 से 5 तक की जितनी भी कक्षा होती है, उसमें गणित विषय में रुचि उत्पन्न, यानी कि बच्चों में क्या है, उत्सुकता जगानी होगी, ताकि वो क्या करें, पढ़ सके। रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। देखो इस क्वेश्चन में आराम से आपको समझ में आ जाएगा। छोटी कक्षा के जो बच्चे होते हैं वो मैथ से डरते हैं, मैथ से इवन छोटी कक्षा के, बड़े कक्षा के बच्चे भी डरते हैं। तो क्या करना है, आप टीचर होने के नाते आपको उन बच्चों को रुचि उत्पन्न करवाना है, ताकि बच्चे क्या करें, अपनी कक्षा को एंजॉय कर सकें और अपने विषय को अच्छे से पढ़ सकें। तो कौन सी तरीका अपनाओगे उसमें, फर्स्ट है मनोरंजन एवं खेल विधि, यानी कि उन्हें मनोरंजन और खेल विधि के द्वारा सिखाओगे गणित को। बी है रटने रटने का। देखो रटने का काम कोई तरीका नहीं होता, रटवाना तो आपको किसी भी सब्जेक्ट में नहीं है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, मैथ हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, रटवाना नहीं है, क्योंकि ये आपका निगेटिव वर्ड है।
फिर है आगमन विधि। देखो आगमन विधि क्या होती है, और फिर आती है आपकी निगमन विधि। निगमन और आगमन विधि थोड़ा सा उल्टा होता है। निगमन विधि में क्या होता है, पहले बच्चों को नियम बताओगे, जैसे कि आप गणित पढ़ा रहे हो, आप नियम पढ़ा दोगे, नियम पढ़ा के फॉर्मूला बता के फिर उसकी समझ, फिर क्वेश्चन कराओगे। ये तो निगमन विधि में। आगमन विधि में क्या होता है, पहले बच्चों को आप एग्जाम्पल की तरीके से समझा दोगे, दूर दूर के एग्जाम्पल दोगे। तो देखो, दो बच्चे आपके पड़ोस में हैं जो पढ़ते हैं, दो चॉकलेट उसके पास है, दो चॉकलेट आपके पास है, तो कितनी हो गई, चार चॉकलेट हो गई। फिर बाद में आप क्या करोगे, इसमें नियम लगवा रहे हो, यानी कि कोई फॉर्मूला बता रहे हो, तो वो हो जाएगी आपकी आगमन विधि। तो आप किसके द्वारा बच्चों को सिखाओगे ताकि बच्चों में गणित विषय को लेकर रुचि उत्पन्न हो जाएगी, तो कौन सा बेस्ट तरीका इसमें होना चाहिए। तो देखो मैं आपको बता दूं कौन सा बेस्ट तरीका होना चाहिए। आगमन विधि तो बिल्कुल नहीं होगी, ना ही निगमन विधि होगी। इसमें राइट जो है, आपका राइट आंसर है ए। ए में मनोरंजन एवं खेल विधि। इसमें बच्चों को क्या होगा, आप खेल खेल में बच्चों को सिखाओगे। चाहे दो बच्चों को इधर खड़ा करके, दो बच्चों को इधर खड़ा करके उनसे कहोगे इन, जब इन चारों को एक साथ खड़ा कर दिया जाएगा तो कितने हो जाएंगे, चार हो जाएंगे। ऐसे ही आप माइनस करना सिखाओगे। तो खेल खेल में बच्चे क्या करते हैं आपके, सीख सकते हैं। खेल खेल में आप पहाड़े भी बुलवा सकते हो, गिद्दियां भी बुलवा सकते हो। तो ये बेस्ट तरीका होगा छोटे बच्चों को गणित सिखाने का। तो सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, क्लास जरूर देखते हो। तो बस मेरी आपसे तीन ही रिक्वेस्ट रहती है, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। बाकी मैं आपको पांचों सब्जेक्ट की पेडागोजी करा ही रही हूँ। आप अच्छे से अपना कंटेंट तैयार कीजिए और बेस्ट से बेस्ट पेपर देके आइए, ठीक है, और आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। पढ़ लेते हैं थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है। यानी कि आपको जो चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से ऐसी कोई एक बात है जिसमें गणित विषय का प्रयोग नहीं हो रहा है, यानी कि गणित का कहीं पर भी उपयोग नहीं हो रहा, तो वो बात आपको इनमें से चारों में से देखकर बतानी है। तो पढ़ लेते हैं ऑप्शन को, कौन कौन सी। फर्स्ट है लाभ हानि। देखो लाभ हानि में तो होता है। अब आपको मान लो आपका नुकसान हुआ है पैसों का, तो आपको तभी तो पता चल पाएगा कि कितने की हानि हुई और फायदा हुआ है। तो लाभ हानि तो होता ही है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य जो पढ़ते हैं हम, लाभ हानि से ही तो पता चलता है हमें। आपने 100 रुपए की चीज खरीदी है, 90 की बेच दी तो हानि हो गई है। 100 की चीज खरीद के आपने 120 की बेच दी तो लाभ हो गया। तो इसमें तो मैथ लग रही है, इसे तो नहीं कहेंगे। इन्होंने पूछा है ना नहीं हो रहा है, इस बात पे पॉइंट पे ध्यान रखना है कि किसमें मैथ का उपयोग नहीं हो रहा है। फिर बी है साइकिल चलाना। साइकिल चलाने में कौन सा गणित लगेगी भाई। चलो फिर भी हमें चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। देखो चारों ऑप्शन पढ़ना, नेगलेक्ट नहीं करने हैं कि आंसर तक पहुंच जाए और हम उस पर टिक लगा दें। चारों ऑप्शन पढ़ने जरूरी है। सी है उधार देना। देखो हाँ, किसी को हम उधार देते हैं चीज, तो उसका भी गुणा भाग हम कर लेते हैं कि इस टाइम पे हमने ये चीज दी थी, ठीक है। डी है सब्जियां खरीदना। जब सब्जी खरीदने जाओगे तो बिना पैसों के तो सब्जी देगा नहीं कोई, तो उसमें तो मैथ लगेगी। और फिर किलो के हिसाब से देगा तो भी उसमें आपकी मैथ लगेगी। लेकिन इनमें जो सबसे लीस्ट है ना, वो है आपका साइकिल चलाना। साइकिल चलाने में कोई भी आपका गणित का प्रयोग नहीं हो रहा है, ठीक है। उसमें तो आपकी क्या मांसपेशियों का तरीक लग रहा है, ठीक है। आपकी शारीरिक शक्ति लग रही है, दिमाग की शक्ति नहीं लग रही है इसमें। तो थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। बढ़ लेते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ। पढ़ लेते हैं इसे भी। इसमें लिखा है फोर्थ में, छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। गणितीय गणना यानी कि गणित में जो गणना करते हैं उसमें गति प्राप्त कर सकते हैं। तो इनमें से चार ऑप्शन में ऐसी कौन सी बात लिखी है कि जो बच्चे हैं वो गणितीय यानी कि गणित में जो वो गणना कर रहे हैं या गिन रहे हैं उसमें अपनी गति को ज्यादा तेज कर सकते हैं। तो किसके द्वारा कर सकते हैं, यानी कि अपने जोड़ घटाने का जो तरीका है उसे शार्प माइंड कर सकते हैं, तेज कैसे कर सकते हैं। जैसे बच्चे आपने देखा ना, फटाक से आंसर दे देते हैं, उस गणना को वो कैसे तेज कर सकते हैं, किसके द्वारा कर सकते हैं। तो फर्स्ट है चर्चा, ये वाद विवाद द्वारा। चर्चा और वाद विवाद द्वारा मैथ को थोड़ी ना तेज किया जा सकता है। उसमें तो हम अपनी भाषा को बहुत अच्छा कर सकते हैं, है ना। चर्चा जब हम वाद विवाद करते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा कर सकते हैं, संवाद को अच्छा कर सकते हैं। मैथ को थोड़ी ना कर सकते। देखो तो ये तो होगा नहीं, ये भी कट गया। बी है मौखिक कार्य द्वारा। मौखिक कार्य द्वारा हम गणित को कैसे कर सकते हैं। देखो गणित के कुछ चीजें हैं जो मौखिक द्वारा हो जाती हैं, लेकिन सारी चीजें नहीं हो सकती। गणना एकदम थोड़ी ना आपसे गिनवाए जाएगा
तो आप मौखिक के द्वारा ही थोड़ी ना करो, कुछ हो सकता है नोट करके भी कर सकते हो, तो उस पे भी आपको ध्यान देना है, मौखिक द्वारा नहीं हो सकता। फिर सी है आपका लिखित कार्य द्वारा। अब देखो लिखित और मौखिक दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप गणित पढ़ रहे हो या पढ़ा रहे हो तो उसमें लिखित और मौखिक दोनों की जरूरत है। अगर दोनों होते तो हम एक बार को मान लेते, लेकिन अलग अलग नहीं कह सकते इंडिविजुअल कि लिखित के द्वारा ही हम गणना करना सीख जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है। फिर डी है आपका अभ्यास हो रहा। हाँ देखो अभ्यास हो रहा है, कैसे है राइट आंसर हम ये भी बता देती हूँ। देखो मान लो आपने गिनती करना बच्चों को सिखाया, अब वो क्या कर रहा है, प्रैक्टिस करेगा, बार बार प्रैक्टिस करेगा, तब वो क्या होता है, गिनतियों को कभी नहीं भूल पाता। जब आप अध्यापक होने के नाते क्लास में जब आप पढ़ा देते हो, पहाड़े याद करा दो बच्चों को या फिर गिनतियां बुलवाते हो, तो बच्चे क्या करते हैं, बोल बोल के याद करते हैं। और क्लास में क्या करते हैं, एक बच्चे को खड़ा कर दिया जाता है, एक बच्चा बोलता है, फिर उसके पीछे पीछे सारे बच्चे बोलने लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चे जल्दी से सीख जाते हैं गणना करना। तो क्या हो जाएगा, हम फोर्थ का राइट आंसर डी हो जाएगा, अभ्यास द्वारा यानी कि प्रैक्टिस के द्वारा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनसीएफ के द्वारा। देखो एनसीएफ आपका ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक टॉपिक है जो आपका सी टेट में 101% आपको इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, चाहे वो साइकोलॉजी में मिले, चाहे वो ईवीएस में मिले, चाहे वो आपको मैथ में मिले। क्योंकि जो एनसीएफ है आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की जो ये टॉपिक है, ये आपका पांचों सब्जेक्ट के लिए बहुत कंपलसरी है। इवन ये बच्चों के लिए जो शिक्षा दी जाती है उसके लिए बहुत जरूरी है। तो इस टॉपिक को आप तैयार कर लेना, अगर तैयार नहीं हुआ तो मेरी क्लास देख लेना, एनसीएफ पे मैंने एक क्लास बनाई हुई है, आपको जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, मिल जाएगा आपको एनसीएफ करके, एनसीएफ सन 2005 करके। मैंने उसमें अच्छे से बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि ये रूल क्या कहता है। तो अगर आपने वो पढ़ लोगे तो आपको क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। लिखा है एनसीएफ सन 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए, यानी कि जो एनसीएफ है हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, वो क्या कहता है गणित की शिक्षण कैसा होना चाहिए। फर्स्ट है आपका ऑप्शन, पढ़ लेते हैं, बालक केंद्रित, यानी कि बालक सेंट्रिक होना चाहिए, यानी बच्चे को बीच में रखना चाहिए और बच्चे की रिकॉर्डिंग ही हमें पढ़ाना चाहिए। फिर बी है शिक्षक केंद्रित, यानी कि शिक्षक के रिकॉर्डिंग हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए, जो शिक्षक कहेगा वही बच्चे पढ़ेंगे, वरना उनसे और कोई मतलब नहीं है। फिर सी है पाठ्य पुस्तक आधारित, यानी कि जो पाठ्य पुस्तक में जो लिखा हुआ है वही पढ़ाना चाहिए, बाकी चीजें और कुछ भी नहीं पढ़ानी चाहिए। फिर डी है आपका ये सभी, क्या ये सभी होना चाहिए। तो बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। देखो मुझे पता है बहुत सारे बच्चों का राइट आंसर डी आ रहा होगा कि ये सभी, तो देखो ये आपका राइट आंसर नहीं है, राइट आंसर है आपका ए। ए कैसे है वो भी अब मैं बता देती हूँ आपको। देखो ए यानी कि बालक केंद्रित होने चाहिए। अगर शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहा है कक्षा में, तो उसका यही दायित्व होना चाहिए कि बच्चों को रिकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए। बच्चों के रिकॉर्डिंग ही पाठ्य पुस्तक आधारित होनी चाहिए। बच्चे की रिकॉर्डिंग आपका सिलेबस, बच्चों के रिकॉर्डिंग ही आपकी पुस्तकें, बच्चों की रिकॉर्डिंग ही अपनी कक्षा को चलाना चाहिए। क्योंकि देखो शिक्षक का काम है बच्चों को पढ़ाना, अगर बच्चों को समझ से ही हम नहीं पढ़ाएंगे, अपनी मर्जी से पढ़ाएंगे, तो बच्चा कभी नहीं पढ़ पाएगा। हमें बच्चों की कमजोरियों को देखकर उसे उनका निदानात्मक करके उपचार करना है, ना कि अपनी रिकॉर्डिंग। हम चाहते हैं चलो कक्षा एक में बच्चों को हम पहाड़े याद करा दें 10 तक, है ना, और बाकी क्या रीडिंग लगवाना स्टार्ट कर दें। इवन बच्चों को अगर छोटा बड़ा ही नहीं आता होगा, गिनती ही नहीं आती होंगी, तो क्या वो रीडिंग लगा पाएंगे। तो हमें क्या करना है, बच्चों की रिकॉर्डिंग पढ़ाना होना चाहिए, और जहां बच्चों की रिकॉर्डिंग कक्षा चलती है उसे बालक केंद्रीय कक्षा कहा जाता है। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा, और यही हमारा एनसीएफ कहता है। जब आप एनसीएफ की पूरी क्लास देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्लास अगर आपको पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक जरूर करना, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और जो लोग भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनको ये क्लास जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि उनकी क्या हो सके, हेल्प हो सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 6। कक्षा में गणित अध्यापक द्वारा बच्चों के साथ एक अच्छा संबंध विकसित करने के लिए उसे चाहिए। कक्षा में गणित अध्यापक यानी कि मान लो आप गवर्नमेंट टीचर बन गए हो, आपको क्या करना है, आप गणित के अध्यापक हो वहां पर, ठीक है। तो बच्चों को एक साथ अच्छा संबंध विकसित करना, आपको क्या आप चाहते हैं कि बच्चे बिल्कुल अच्छे से मेरे साथ से पढ़ें, ताकि मैं उन्हें पढ़ाने में आसानी हो। जब बच्चे कोऑपरेट करते तभी तो शिक्षक पढ़ा पाता है। आप शिक्षक मेहनत कर, आप बच्चे पढ़ना नहीं चाहे तो कक्षा थोड़ी ना चलेगी। तो शिक्षक तो बच्चों के साथ एक अच्छा संबंध यानी कि एक अच्छा व्यवहार विकसित करने के लिए उसे क्या करना चाहिए, एक गणित के अध्यापक को। पढ़ लेते हैं इसमें।
सभी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, यानी कि सबसे फ्रेंडली बात करनी चाहिए। बी है अच्छे से बात करनी चाहिए, ये भी बात सही है। बच्चों से प्यार प्यार करें, है ना, तभी तो बच्चे पढ़ेंगे आपसे। डी है व्यक्तिगत ध्यान दें। तो क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर, बताइए आप। इस पे राइट आंसर क्या होना चाहिए? देखो इसका राइट आंसर है आपका डी। डी कैसे, ये भी जान लेते हैं। सबको डाउट हो रहा होगा कि ए होना चाहिए सभी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार। देखो सभी के साथ मित्रता पूर्वक व्यवहार सही है। मान लो अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है, कोई बच्चा वीक है, कोई बच्चा बहुत तेज है, और कोई बच्चा बहुत ही ज्यादा कमजोर है, तो वहां पे मित्रता वाली भाव नहीं रख सकते। वहां क्या होगा, व्यक्तिगत ध्यान देना पड़ेगा, इंडिविजुअल ध्यान देना पड़ेगा एक एक बच्चे पर। क्योंकि एक बच्चा आपका बहुत होशियार है, एक बच्चा आपका बहुत ही कम होशियार है, और एक बच्चा आपका बिल्कुल नॉर्मल बीच में है। तो हमको क्या करना होगा, सारे टीचर्स को इंडिविजुअल एक एक बच्चे पर ध्यान देना होगा। और जैसे बच्चों को समझ में आ सकता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा। हाँ, ये बात ठीक है, मित्रता पूर्वक व्यवहार करने से ही बच्चों को समझ में आता है। लेकिन हर समय हम उनसे फ्रेंडली थोड़ी ना बनेंगे। टीचर मजाक थोड़ी ना करता रहेगा बच्चों को, उन्हें समझाना भी तो है। अब बस वहां पे तरीका लगाने की बच्चों को कैसे समझ में आना चाहिए। तो सिक्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, व्यक्तिगत ध्यान दे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेवन में पढ़ लेते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें लिखा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीयकरण की क्षमताओं का विकास करना है। स्कूली गणित सीमित लक्ष्य है, लाभप्रद क्षमताओं का विकास। यानी कि राष्ट्रीय, ये लिखा है आपका राष्ट्रीय, जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो मैंने अभी आपको एनसीएफ बताया है उसके अनुसार, उसमें कहा गया है कि गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, यानी कि जो गणित की शिक्षा देना चाहते हैं उसका मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीकरण क्षमताओं को विकास करना है। हाँ, कि बच्चों में क्या है, गणित का विकास हो जाए। स्कूली गणित सीमित लक्ष्य, यानी कि जो स्कूल में गणित सिखाई जा रही है वही सीमित लक्ष्य है, यह लाभप्रद है, यानी कि वही फायदेमंद है। तो क्षमताओं का विकास क्या होगा, तो मतलब कि इन्होंने कहा है कि स्कूल में ही बच्चों को गणित सिखाई जाएगी, वही सीमित लक्ष्य होना चाहिए बच्चों को, वही लाभप्रद होना चाहिए। तो क्षमताओं का विकास क्या होगा इनके अनुसार, पढ़ लेते हैं अब ऑप्शन। ऑप्शन में हमसे क्या क्या कहा गया है। ऑप्शन है कि वर्गमूल और घनमूल निकालने का सही सभी संख्या संक्रियाओं के प्रभावी निष्पादन, यानी कि बच्चों में वर्गमूल घनमूल निकालने की सारी चीजें, व्याख्या जो है, संख्या जो है, उसका ज्ञान कराना चाहिए कक्षा में जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हो। ठीक है। बी है स्वतंत्र रूप से ज्यामितीय प्रमेय का निरूपण और उनका सत्यापन करना चाहिए, यानी कि जो ज्यामितीय की प्रमेय होती है वो बच्चों को अच्छे से समझानी चाहिए, उनका सत्यापन भी करके पढ़ाना चाहिए। सी है शब्द समस्याओं को रेखीय समीकरण में अनुदित करने की, फिर यानी कि जो शब्द समस्या बच्चों को प्रॉब्लम होती है, जैसे कि 89, 79, 69, ऐसी ऐसी संख्याओं में क्या है, रेखीय समीकरण द्वारा अनुदित करना चाहिए। फिर रेखा के द्वारा उन्हें समझाना चाहिए कि कौन सा शब्द पहले आएगा, कौन सा शब्द बाद में आएगा। डी है पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक, एक मिनट रुक जाइए बताती हूँ मैं। चौथा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं हमारा। चौथा ऑप्शन काफी बड़ा है। इसमें डी लिखा है आपका कि पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का संचालन करने के लिए गणितीय रूप में चिंतन और तर्क के बच्चे के संसाधनों का विकास करने के लिए, यानी कि एनसीएफ के रिकॉर्डिंग जो पूर्व धारणा है, बच्चों को जो पूर्व ज्ञान पहले से आता है उन्हीं के ऊपर तर्क लगाना चाहिए, निष्कर्ष निकालना चाहिए। और अमूर्तन का मतलब है जो चीजें उनके सामने नहीं है, विजुअलाइजेशन करना चाहिए बच्चों को माइंड में, संचालन के लिए गणितीय रूप में चिंतन तर्क के बच्चे संसाधनों का विकास करने से। और इनमें क्या है, बच्चों में चिंतन लाना चाहिए तर्क को लेकर के। मान लो आपने कोई पहाड़ा दिया है तो बच्चे तर्क लगाएंगे कि इसको किस किस तरीके से करा जा सकता है, और संसाधनों का क्या है, वो अपना विकास कर सके। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उन्हें गणित में पढ़ाना चाहिए। तो बताइए आपके रिकॉर्डिंग या एनसीएफ के रिकॉर्डिंग क्या राइट आंसर होना चाहिए। क्या कहा है एनसीएफ ने, देखो एनसीएफ से क्वेश्चन करने से रिकॉर्डिंग ना, आप पहले एनसीएफ की क्लास जरूर देख लेना। जब आप क्लास देख लोगे तो आपको सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी मैं इसका राइट आंसर आपको बता ही देती हूँ। देखो एनसीएफ क्या कहता है, एनसीएफ कहता है सब सब्जेक्टों को, उन्होंने तो गणित की बात कर दी, गणित में वो कहता है कि बच्चों को बाहरी ज्ञान से जोड़ना चाहिए, पूर्व के ज्ञान को बच्चों को उसके आज के ज्ञान से जोड़कर उन्हें पढ़ाना चाहिए। देखो वर्गमूल घनमूल पढ़ाकर सिर्फ हम बच्चों को मैथ
नहीं सिखा सकते। ये ना वर्गमूल घनमूल ये गलत चीज है, इनसे बच्चा पूरा सक्सेस नहीं होगा। स्वतंत्र रूप से ज्यामिति, अरे ज्यामिति प्रमेय करा दोगे तो गणित आ जाएगी, उस बच्चे को गिनती नहीं आती, जोड़ना नहीं आता, घटाना नहीं आता, तो ज्यामिति की प्रमेय करा के क्या होगा। सी शब्द समस्या रेखी मतलब रेखा पर हम प्रेजेंट कर देंगे 79 89, तो वो पढ़ लेंगे, तो हो जाएगी उनकी सही सफलता पढ़ाई की गणित की। बल्कि राइट आंसर है आपका डी ऑप्शन। डी ऑप्शन कैसे वो भी मैं आपको बता देती हूँ क्लियर और अच्छे से समझा करके। क्वेश्चन का लेवल समझना है, पढ़ना है, क्वेश्चन ने क्या पूछा है, फिर आंसर पे पहुंचना है। पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने, यानी कि जो उनका पूर्व का ज्ञान है वो आज के ज्ञान से जोड़कर उन्हें सिखाना। अमूर्तन यानी कि बच्चों को ऐसे कुछ समझ देने ताकि वो अमूर्त यानी कि विजुअलाइज दिमाग में ही करें। अब जोड़ घटाने के सवाल कर दिए, कुछ बच्चे देखो लकीर काट काट के पढ़ते हैं, लेकिन कुछ क्या बच्चे क्या क्या करते हैं अपने दिमाग में अंदर ही सोच लेते हैं, हाँ 2 और 2 4 हो जाते हैं। तो उसके द्वारा बच्चों को सिखाना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। बच्चे जब चिंतन करेंगे तभी तो सवाल का हल तक पहुंचेंगे, और संसाधनों का विकास तो वो तभी कर पाएंगे जब उनके पास मैथ अच्छी हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ठीक है, 7 का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक एक क्वेश्चन को देखो, अभी आप प्रैक्टिस ही कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। ये क्वेश्चन आपके क्या है, आए हुए क्वेश्चन है सी टेट के एग्जाम में। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस इसमें रीट के एग्जाम के हैं जो भी आपके सी टेट के ही तरह होता है। अब आपको पता है आपके जो क्वेश्चन सी टेट में आते हैं वो आपके रीट के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जो रीट में आते हैं वो सी टेट में पूछ लिए जाते हैं, सुपर टेट में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, यूपी टेट में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सारे क्या है, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर चेक कर लेना है, चाहे रीट का एग्जाम हो चाहे यूपी टेट का एग्जाम हो। वैसे सी टेट में थोड़ा सा डिफरेंट पैडागोजी में आता है, लेकिन रीट के एग्जाम में आपके पैडागोजी आती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो मैं आपको करा रही हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को मतलब नेगलेक्ट नहीं करना आपको, अच्छे से क्लास अटेंड करके क्या करना है, अपनी पढ़ाई करनी है। अब देख लेते हैं अभिप्रेरणा की प्रमुख विधि। इसमें कहा है अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन, बच्चों में कौन सी एक प्रमुख विधि होगी, बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कौन सी विधि बेस्ट होगी। ए है पुरस्कार, यानी कि बच्चों को पुरस्कार दे देंगे तो वो मोटिवेट हो जाएगा। जैसे बच्चे ने अच्छे अंक लाए और आपने क्या करा, उसको पुरस्कार दे दिया, तो बच्चा क्या हो जाएगा, इससे मोटिवेट हो जाएगा। ठीक है, फिर बी है आपका प्रशंसा, यानी कि आपने क्या करा, बच्चों की तारीफ कर दी। जब बच्चों की आपने तारीफ कर दी तो वो खुश हो जाते हैं, तो इससे बच्चा मोटिवेट हो जाता है। आपने कह दिया शाबाश आपने तो बहुत अच्छा काम किया, तो बच्चे मोटिवेट हो जाते हैं। सी है प्रतियोगिता। प्रतियोगिता का मतलब है अगर आपने कक्षा में प्रतियोगिता लगा दी कि भाई जिस बच्चे के मार्क्स अच्छे आएंगे उसको टॉफी मिलेगी, तो बच्चा क्या करेगा, मोटिवेट हो जाएगा टॉफी के लालच में, प्राइज के लालच में, और वो क्या करेगा, एक दूसरे से कंपटीशन करेगा और बेस्ट अंक ले आएगा। तो ये मोटिवेशन होना चाहिए बच्चों का। फिर डी है ये सभी, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए आपको मोटिवेशन की प्रमुख विधि क्या होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी, यानी कि ये सभी। देखो, कंपटीशन कराना गलत बात है, ये बात मैं मानती हूँ, पुरस्कार देना भी गलत बात है क्योंकि इसमें हम बच्चों को ग्रेड में बांट देते हैं, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, लेकिन छोटे बच्चों के लिए यही मोटिवेशन होगा। इस टाइम पर पुरस्कार देना तो वो खुश हो जाएंगे, प्रशंसा करना, प्रतियोगिता करना, तो यही उनके लिए भी मोटिवेशन है। देखो जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना तब उसे मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, आप लोगों को मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, होती है मैं मानती हूँ, कभी कभी हम भी डिमोटिवेट हो जाते हैं पढ़ाई करते करते, लेकिन आपको पता है कि आपके पढ़ने का रीजन क्या है, क्योंकि आपको जो हासिल करना है उसके लिए आप दिन रात मेहनत करोगे। इसमें आपको कोई कहेगा नहीं, बाहर से कोई बंदा आपसे कह नहीं रहा है कि आप सीटेट की तैयारी करो। आपको पता है कि आप सीटेट तैयार करोगे, आगे जाके अपनी किसी भी वैकेंसी के लिए भी आप क्या करोगे, फिर सुपर टेट की तैयारी करोगे, तभी तो गवर्नमेंट जॉब पा पाओगे। क्योंकि जब डीएलएड करा था या बीएड करा था तो यही सोच के करा था कि पहले सीटेट देंगे फिर यूपी टेट देंगे, तब जाके आप क्या हो जाओगे, आगे क्वालिफाई करने के लिए अपने एग्जाम को हो जाओगे, इसलिए। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। तो मोटिवेशन सबके लिए अलग अलग होता है, छोटे बच्चों के लिए अलग और बड़े बच्चों के लिए अलग होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। पहले से क्वेश्चन को पढ़ लेंगे फिर जानते हैं। अमूर्तता विशिष्टीकरण एवं व्यापीकरण किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि ये 3 शब्द दिए हैं आपको और ये किस विषय की अच्छी समझ बढ़ाने के लिए उपयोग में किए जाते हैं। पहले मैं इनका मतलब बताती हूँ, अमूर्तता का मतलब क्या होता है। अमूर्तता का मतलब होता है जो चीज आपके सामने नहीं है लेकिन आपके दिमाग में है।
अमूर्तता यानी कि विजुअलाइजेशन कर सकते हो। मान लो आपको कुछ समझाया, कोई टीचर है आपको कहानी सुना रही है, अब वो चीज तो आपको पता नहीं है, वो कहती है एक गांव है, वहां पर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, वहां दो चार ऐसे ऐसे घर है, एक घर ऐसा है। तो वो चीज आपके सामने नहीं है, लेकिन आप दिमाग में क्या करोगे, इमेज क्रिएट कर लोगे, तो उसे बोलेंगे अमूर्त चिंतन। यानी कि आप दिमाग में सोच सकते हो, जो आपके सामने नहीं है फिर भी आप सोच सकते हो। विशिष्टीकरण का मतलब क्या होता है? विशिष्ट यानी कि आप किसी काम में बहुत ही ज्यादा मग्न हो, यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए विशिष्ट हो, आप उस काम को विशिष्ट मान लेते हो और उस पर काम करना शुरू कर देते हो, अपने लिए या किसी के लिए भी। व्यापीकरण होता है यानी कि किसी चीज को पूरा विशेषता में बताना, व्यापक रूप से बिल्कुल खोलकर उसे समस्या को हल करना। तो ये जो तीनों चीजें हैं वो किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग हो सकती हैं, तो देख लेते हैं हिंदी के लिए। हिंदी में जैसे आपने कुछ पढ़ाया तो आप सोचोगे मन में, फिर विशिष्ट बन जाओगे, उसके एवरेज उसकी तैयारी करोगे, फिर उसे खोल कर यानी कि पूरा विस्तार में पढ़ोगे, तो हिंदी में हेल्पफुल हो सकता है क्या? फिर विज्ञान है, हाँ विज्ञान में हो सकता है, वैसे तो विज्ञान में हो सकता है ना? जो चीज सामने नहीं उसे समझोगे, फिर विशिष्ट करोगे उस पर, फिर व्यापीकरण करोगे, फिर आप गणित, फिर आपका सामाजिक विज्ञान। देखो दो तीन सब्जेक्ट तो इसमें ऐसे हैं जो खुद ही बात आती है, देखो इसमें खुद खोलने की जरूरत नहीं होती, कहानियां हिंदी में खुद आ जाती हैं। सामाजिकरण में भी आपको पूरी थ्योरी मिलती है, तो आप उसमें अगर समझोगे भी नहीं ना दिमाग में, तब भी सामने आपके दिख जाएगा। विज्ञान में भी आपको डायग्राम मिल जाते हैं, जब कोई चैप्टर आप पढ़ते हो, पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ो या कुछ भी पढ़ो, तो उसमें आपको डायग्राम दिख जाते हैं, तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, विजुअलाइजेशन करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन हाँ, मैथ में कोई डायग्राम नहीं होता, इसमें आपको अपना पूरी तरीके से दिमाग लगाना होता है अमूर्तता की ओर, यानी कि विजुअलाइजेशन करने के लिए, और उसे विशिष्ट करके फिर क्या करना होता है, उसके आंसर तक पहुंचना ही पहुंचना होता है। तो मैं तो गणित इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइन्थ का। ठीक है, नाइन्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी, यानी कि गणित हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेंथ। टेंथ में पूछा गया प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? यानी कि प्राथमिक स्तर जो है आपका कक्षा 1 से लेकर 5 तक में गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक, यानी कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक आपको बनानी है ताकि बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट लें, के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता, यानी कि उसमें कौन सी अच्छी बात होनी चाहिए ताकि बच्चे क्या हो, खुश हो जाए अपनी गणित की पुस्तक को देखकर और उसमें रुचि ले। तो अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं, हमें क्वेश्चन समझ में आ गया है कि क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है। ठीक है, पढ़ लेते हैं चारों ऑप्शन को, फिर पहुंचेंगे अपने आंसर तक। इसमें लिखा उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए, यानी कि जो अवधारणा होती है, कॉन्सेप्ट होते हैं उसमें सवालों के, उनका परिचय क्या संदर्भ के रूप में द्वारा, यानी कि व्यापक रूप में समझाना चाहिए। आप कोई सा भी, चाहे जोड़ना है घटाना है, कोई सा भी कॉन्सेप्ट आप उसमें बच्चों को क्लियर करा रहे हो, तो संदर्भ में क्या पूरा खोलकर उसमें बताना चाहिए। बी है उसमें केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए, यानी बहुत सारे उसमें प्रैक्टिस ऐड होने चाहिए गणित में, ताकि बच्चे बार बार क्या करें, प्रैक्टिस कर सके, जिससे यथा तथ्य अभ्यास किया जा सके, यानी कि बार बार उसमें अभ्यास किया जा सके। फिर सी है आपका वह आकर्षक और रंगीन होनी चाहिए, यानी कि वो आकर्षक, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और कलरफुल होनी चाहिए बुक, ताकि बच्चे उसमें मनोरंजन ले सके गणित की पाठ्य पुस्तक में। और डी है वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए। तो आपकी रिकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए इसका, ये बताइए आप। देखो, सबसे जो बेस्ट आंसर है ना, हमें चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद सबसे बेस्ट आंसर पे पहुंचना चाहिए। तो हमारा जो बेस्ट आंसर है ना वो है इसमें ए। ए कैसे, ये जान लो। देखो उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। अवधारणा का मतलब कॉन्सेप्ट है, यानी कि एक, आप जब मैथ की बुक देखते हो उसमें पहले उदाहरण दिए जाते हैं बच्चों को, तब उदाहरण दिए जाते हैं, पूरा क्लियर दिया जाता है, तब बच्चों को उसी के बेस पर क्वेश्चन कराए जाते हैं, तो इससे क्या होता है, बच्चों को समझने में आसानी हो जाती है। इसलिए बेस्ट है। बी भी सही था कि उसमें केवल, उसमें देखो केवल वाली बात आ गई, केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए, यानी कि आप बस प्रैक्टिस ऐड होने चाहिए, बस प्रैक्टिस ऐड करता रहेगा तो वो सवाल सीख जाएगा क्या? जब उसको तरीका भी तो पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट भी तो पता होना चाहिए। आपने देखा होगा चार चार तरीके के क्वेश्चन दिए होते हैं, जोड़ को भी हम दो तीन तरीके से कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। या मल्टीप्लाई जब हम बच्चों को सिखाते हैं गुणा का, एक तो जोड़ के द्वारा सिखा देते हैं, एक मल्टीप्लाई के द्वारा, तो चार चार कॉन्सेप्ट निकल आते हैं एक एक सवाल के। तो उससे क्या हो जाती है, बच्चों की मदद हो जाती है। लेकिन अभ्यास से ही थोड़ी ना सब कुछ हो जाएगा, आना भी तो चाहिए ना। और ये आकर्षक और रंगीन, देखो ये तो अलग बात है,
वैसे प्राथमिक कक्षा के रिकॉर्डिंग तो ये वैसे ये बात सही है, आकर्षक और रंगीन होनी चाहिए, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका आपका ये वाला ए वाला, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11। 11 में पढ़ लेते हैं क्या पूछा गया। बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है, यानी कि ये जो गोल होता है, ये वाली बात है। सौरभ गोल नहीं बनाई मुझसे थोड़ा सा गोल नहीं बना, गोलाई। गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है। देखो, जब आप छोटे बच्चों को कहते हो तो ये क्या है, गोल चीज दिखाते हो, तो वो क्या सोचते हैं, या तो बॉल बताएंगे, हम पूछेंगे बच्चों गोल क्या होता है, गोल बताएंगे, तो बॉल बताएंगे, ये चंदा मामा बताएंगे, ऐसी चीजें तो बता देते हैं बच्चे, ये रुपया गोल बता देते हैं। तो इसमें जो धीरे धीरे विकसित होती है वो किसके रूप में विकसित हो रही है, फिर धीरे धीरे वो पता कर लेते हैं ये गोल है, इसलिए बोला जाता है। तो कैसे ये अवधारणा विकसित होती है धीरे धीरे बच्चों में, विशिष्टीकरण से, यानी कि वो किसी चीज को विशिष्ट मान लेते हैं, फिर उस पर पढ़ते रहते हैं, ध्यान देते रहते हैं, तब उन्हें पता चला। व्यापीकरण, यानी कि उन्होंने बहुत व्यापक इस पे क्या करी, सर्च करी, बहुत विस्तार रूप से सर्च करा, तब उन्हें पता चलता है कि ये गोलाई है। या फिर सी है मूर्त से अमूर्त तक, यानी कि पहले उन्होंने देखा उस चीज को, फिर दूसरी चीजों से कंपैरिजन किया। जैसे कि आपने एक गोल दिखाया, आपने बॉल दिखा दी बच्चों को कि बच्चों देखो ये बॉल है और ये गोल है। फिर आपने क्या कहा, देखो आपके घर के पास में भी एक कुआं है, उसकी वो कैसा बना हुआ, वो भी गोल है ना। बोले मम्मी आपकी रोटियां बनाती है, वो भी कैसी बनाती है, बोले वो भी गोल है। तो बोले, बोले बेटा ये क्या कहा जाता है, इसे गोलाई कहा जाता है। तो आपने पहले चीज दिखा दी बच्चों को, फिर आपने उसके बाहरी ज्ञान से उसे जोड़ दिया, तो इसे बोलते हैं मूर्त से अमूर्त, ठीक है। फिर डी है कोई भी नहीं, क्या इनमें से कोई भी नहीं होगी अवधारणा, तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो देखो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी, मूर्त से अमूर्त, यानी कि आपने पहले उसे दिखा दिया बच्चे को उदाहरण के तौर पर, फिर उसके बाहरी ज्ञान से, यानी कि उसके घर के ज्ञान को उससे जोड़ दिया, जो चीज उसके सामने नहीं है उसे बता दिया, तो इसे बोलते हैं मूर्त से अमूर्त। तो ये 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11, देख लेते हैं इसमें क्या पूछा गया है। इसमें गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग है, यानी कि जो गणित की पाठ्य पुस्तक है, उसे जब हम उसे डिजाइन करेंगे या उसे बनाएंगे तो उसमें एक महत्वपूर्ण अंग क्या होना चाहिए। ए है अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, यानी कि जो उसमें कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे उनका बहुत ही अच्छी तरीके से स्पष्ट स्पष्ट होना चाहिए। बी है अवधारणाओं की क्रमबद्धता, यानी कि जो क्रमबद्धता होती है, क्रम में लिखी हुई चीजें होती हैं, वो सही होनी चाहिए। यानी कि पहले या गिनती आती है, फिर पहाड़े आते हैं, फिर घटाना जोड़ना भाग, ऐसे होना चाहिए, क्रम में लगा हुआ होना चाहिए। ये नहीं है पहले के भाग आ गया फिर जोड़ घटाना बाद में आएगा, ये नहीं होना चाहिए। सी है अवधारणाओं को व्यावहारिक जीवन से जोड़ना, यानी कि जो भी कॉन्सेप्ट आप उसमें गणित की पुस्तक में रख रहे हो वो व्यावहारिक, यानी कि जो बाहर की दुनिया का ज्ञान है उसमें जोड़ना चाहिए। जैसे कि बाजार से लेन देन का सामान होना चाहिए, कि जब बच्चा बाहर से लेने जाएगा सामान तो उसे किलोग्राम किलोमीटर कैसे खरीदना होता है, तो क्या होना चाहिए, बाहरी दुनिया से जोड़कर अपनी कॉन्सेप्ट को तैयार करना चाहिए गणित की पुस्तक के लिए। फिर डी है उपरोक्त सभी, तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा। बेस्ट आंसर देना होता है, इस पर मत चले जाना कि उपरोक्त सभी है तो सभी बेस्ट है, बेस्ट आंसर पे पहुंचना होता है। तो जो इसका बेस्ट आंसर है वो है आपका सी। सी कैसे, अवधारणाओं को व्यावहारिक जीवन से जोड़ना। देखो जो भी कॉन्सेप्ट आप करा रहे हो, चाहे आप स्कूल में पढ़ाओ चाहे ट्यूशन में पढ़ाओ, एक टीचर होने के नाते आपको वो ज्ञान देना बच्चों को जिसमें वो समझ जाए। अब आप उससे जोड़ना सिखा रहे हो तो आपने यहाँ लाइन खींच खींच कर उसको जोड़ना सिखा दिया, लेकिन आप उससे घर जाकर ये बोल दो कि देखो कि दो रोटी मम्मी ने आपकी ही बनाई है, दो रोटी आपके भाई की बनाई है, जब हम उन्हें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगी, चार रोटियां हो जाएंगी, तो वो बहुत अच्छे से सीख जाएगा। या फिर चॉकलेट का उदाहरण दे दो कि दो चॉकलेट आपके लिए हैं, दो चॉकलेट आपके भाई के लिए हैं, ये दो चॉकलेट आपकी बहन के लिए, तो कितनी चॉकलेट हो गई, 6 चॉकलेट हो गई। तो इससे क्या होता है, व्यवहारिक, यानी कि जो उसके व्यवहार में है, जो वो डेली काम करता है, उससे हमने क्या करा, उसकी मैथ को जोड़ दिया, उसके जीवन से जोड़ दिया, तो वो क्या करेगा, अच्छे से सीख जाएगा। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। पेडागोजी कोई हार्ड नहीं होती है, बस आपको क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फिर अपने चारों आप आंसर को अच्छे से पढ़ना है, और जो बेस्ट आंसर होगा उस तक हमें पहुंचना होता है। यही हमारी पेडागोजी कहती है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, शायद यही इतने ही हमारे क्वेश्चन रखे गए थे आज की मैथ की पेडागोजी की क्लास में।
आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि जब भी क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वैसे क्लास आपकी डेली की शाम 6 बजे होती है, तो आपको क्लास क्या करनी है, अटेंड कर लेनी है और बाकी क्लास में भी आप देख लेना। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।